हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो आप लोगों को पता है कि हमारी जो एनटीए नेट की डेट है फॉर कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम वो आउट हो चुकी है एंड अभी के लिए वो आई है 12 जुलाई। मैं आपके साथ क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ कोर्स जिसके अंदर 13 डेज़ में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, सारे जितने भी नेट के आपके टॉपिक्स हैं। एंड आई होप आपको ये पसंद आएंगे जो भी मैं कोर्स मॉड्यूल बनाऊंगी। बेसिकली 13 डेज़ के अंदर मैं आपके सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन करवा दूंगी एंड वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाऊंगी जो पेपर में आते भी हैं एंड जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। जो उनको आते हैं, जो कॉमन से टॉपिक्स होते हैं, ऑब्वियसली उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो नहीं आते हैं, जिनमें हमें प्रॉब्लम आती है जिन क्वेश्चंस में, तो वो मेन क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके अंदर जो फजी लॉजिक है, क्योंकि इसमें से स्पेशली न्यूमेरिकल आपका हमेशा ही आता है, तो वो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं और कितना आप जो टाइप आज तक आई है और जो आने के चांसेस है वो मैंने इसमें डिस्कस किया है, प्लस में थोड़ा सा न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट लिया है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक हमारा फजी लॉजिक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फजी लॉजिक होता क्या है। फजी लॉजिक इज अ मेथड ऑफ रीजनिंग दैट इनेबल्स ह्यूमन रीजनिंग, सो दैट रिजेंबल्स ह्यूमन रीजनिंग। देखो फजी लॉजिक जो है ना, बेसिकली क्या है कि एक मशीन को हम, जैसे हमारा जो माइंड है उसमें हम रीजनिंग कर सकते हैं, लॉजिक है, हम सोच सकते हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, तो सेम चीज़ जो है इसमें भी कर सकते हैं। तो फजी लॉजिक वही रीजनिंग का मेथड है जो कि ह्यूमन रीजनिंग से रिजेंबल करता है, मैच करता है। जो अप्रोच है फजी लॉजिक की imitates a way of decision making in humans that involves all intermediate possibilities between digital values yes and no। देखो नॉर्मली जो आपका डिजिटल लॉजिक है वो ट्रू एंड फॉल्स के अराउंड मूव करता है, उसी के अराउंड रोटेट रहता है ना, कि या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, यस होगा या नो होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लेकिन जो आपका फजी लॉजिक है वो ह्यूमंस की तरह वर्क करता है, क्योंकि देखो यस नो के अलावा भी बीच में इंटरमीडिएट वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ और पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो उन पॉसिबिलिटीज को डिजिटल लॉजिक तो जो था वो नहीं कंसिडर करता था, लेकिन आपका जो फजी लॉजिक है वो सारी उन इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटीज को क्या है, इंक्लूड करेगा। जो कन्वेंशनल लॉजिक ब्लॉक था, जो कंप्यूटर को हम बोलते थे, हम यही बोलते थे कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, एक इनपुट लेगा और कुछ आउटपुट देगा, डेफिनेट आउटपुट देगा, यानी या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, लेकिन जो इन्वेंटर है फजी लॉजिक का, जो कि था लॉटफी जेड है, उसने क्या ऑब्जर्व किया दैट अनलाइक कंप्यूटर्स, ह्यूमन डिसीजंस जो है उसमें येस नो के अलावा भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। उसने क्या बोला कि कंप्यूटर में जो पॉसिबिलिटीज हम कम बना रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि सर्टेनली येस हो, पॉसिबली येस हो, कैन नॉट से हो, पॉसिबली नो हो, या सर्टेनली नो हो। अगर हम सिर्फ येस नो की पॉसिबिलिटीज भी देखें तो हमारे पास ये 5 कैटेगरीज बन जाती हैं। तो अगर हम फजी लॉजिक लेवल पे वर्क करते हैं तो वो इन सारी पॉसिबिलिटीज को क्या है, इन पे एक्ट करेगा और फिर आपको कुछ आउटपुट प्रोवाइड करेगा, मतलब वो इन सारों को एज एन इनपुट ले सकता है, अनलाइक योर जो कन्वेंशनल लॉजिक ब्लॉक था। तो यही आपका फजी लॉजिक है जो क्या बोलता है कि मैं जितने पॉसिबल बन सकते हैं इनपुट्स उन सबको इंक्लूड करूंगा। फजी लॉजिक अगर हम सिस्टम आर्किटेक्चर देखें तो उसके 4 मेन पार्ट्स रहेंगे। सबसे पहला रहेगा आपका फजीफिकेशन मॉड्यूल। वो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म द सिस्टम इनपुट विच आर क्रिस्प नंबर इनटू फजी सेट्स। मतलब क्रिस्प मतलब था जैसे येस नो था आपका, ट्रू फॉल्स था, तो उस टाइप के इनपुट को लेगा और उनको फजी सेट्स में कन्वर्ट करेगा। जैसे अगर मैं कोई नंबर की बात करूं तो वो उसको ऐसे डिवाइड कर सकता है कि मान लो x एक नंबर था, तो वो हो सकता है कि एक वो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर हो सकता है कि वो एक मीडियम पॉजिटिव नंबर हो सकता है वो स्मॉल हो सकता है वो मीडियम नेगेटिव हो या वो लार्ज नेगेटिव हो। तो मतलब इसी टाइप से जितनी भी पॉसिबिलिटीज आपकी बन सकती हैं, सबसे पहले वो बनाएगा उन क्रिस्प नंबर से। ठीक है, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं फजीफिकेशन मॉड्यूल। उसके बाद आता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस के अंदर क्या होता है, इट स्टोर्स इफ देन रूल्स प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं इफ देन के अकॉर्डिंग। इफ देन आपको पता है ये कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है कि इफ मतलब होता है अगर ऐसा होगा तो ये होगा, देन का मतलब होता है तब ये होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये होगा, अगर ये वाला रूल आ रहा है मतलब अगर ये वाली चीज हो रही है तो फिर कुछ पर्टिकुलर उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन होगा कि ये चीज होनी चाहिए। तो इस ढंग के रूल्स जो है आपके नॉलेज बेस में सेव्ड है। फिर आता है इन्फ्रेंस इंजन। तो इट स्टिमुलेट्स द ह्यूमन रीजनिंग प्रोसेस बाय मेकिंग फजी इन्फ्रेंस ऑन द इनपुट्स एंड इफ देन रूल्स। मतलब जो इनपुट आपने यहाँ से दिया था, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज तो हो नहीं सकती, कोई एक ही पॉसिबिलिटी होगी जो इनपुट बनेगी इनमें से, उसके ऊपर फिर क्या होगा, ये रूल जो है वो अप्लाई होगा। तो ये हो रहा है आपके इन्फ्रेंस इंजन में। डीफसिफिकेशन मॉड्यूल में क्या हो रहा है, इट ट्रांसफॉर्म द फजी सेट ऑब्टेन्ड बाय द इन्फ्रेंस इंजन इनटू अ क्रिस्प वैल्यू। कि जो भी अब आपका ये सारे रूल्स लगाने के बाद उस एक इनपुट पे आपने ये नॉलेज बेस के रूल लगाए और फिर जो आपको आउटपुट मिला उसको क्या करेगा, एक क्रिस्प वैल्यू में बना के, एक डेफिनेट वैल्यू में बना के फिर आपको एज एन आउटपुट
दे देगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो ये जो है आपके फजी इसके जो लॉजिक आर्किटेक्चर है उसके मेन पार्ट्स हैं। आफ्टर दैट है एडवांटेजेस क्या है, दिस सिस्टम कैन वर्क विद एनी टाइप ऑफ इनपुट वेदर इट इज इम्प्रेसाइज, डिस्टॉर्टेड और नॉइजी इनपुट इन्फॉर्मेशन। ये देखो ये किसी के साथ भी वर्क कर सकता है, किसी भी टाइप का इनपुट हो, चाहे उसमें नॉइजी क्यों ना हो, डिस्टॉर्शन टूटा हुई क्यों ना हो, इम्प्रेसाइज मतलब प्रॉपर नहीं है, कुछ भी हो उस पर वर्क करेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ फजी लॉजिक सेट इज ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल, इसको बनाना बहुत ईजी है। इट कम्स विद मैथमेटिकल कंसेप्ट, इसके अंदर अभी आपको पढ़ाएंगे तो सेट की थ्योरी और रीजनिंग यूज होगी जो कि काफी सिंपल है। इट प्रोवाइड्स वेरी एफिशिएंट सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ एज इट रिजेंबल्स ह्यूमन रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये ह्यूमन से रिजेंबल करता है तो सॉल्यूशन काफी एफिशिएंट होते हैं। एल्गोरिदम्स जो है कैन बी डिस्क्राइब्ड विद लिटिल डेटा, सो लिटिल मेमोरी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कम डेटा की हेल्प से आप एल्गोरिदम बना सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगी, मैनी रिसर्चर्स प्रपोज डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम थ्रू फजी लॉजिक विच लीड्स टू एम्बिग्यूटी, देयर इज नो सिस्टमैटिक अप्रोच टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम थ्रू फजी लॉजिक। देखो फजी लॉजिक में होता है क्या, बहुत सारे रूल्स लगाते हो, ठीक है, ये है ना, और आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट भी अपने हिसाब से बनाने हैं। तो कोई हो सकता है किसी कैटेगरी में डिवाइड हो, कोई क्या कह सकता है किसी और कैटेगरी में। फिर अगेन जब आप रूल्स बना रहे हो तो रूल्स आप पता नहीं, आप में भी कोई रूल यूज करो, वो में भी कोई रूल यूज करे, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है ना कि आप दोनों सेम ही रूल उठाएंगे। तो इसी वजह से होता है क्या है कि कोई सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है, तो कई बार एम्बिगियस आंसर, यानी हो सकता है उसका कुछ आंसर है आपका कुछ आंसर है, तो एम्बिगियस नेचर इसकी थोड़ी सी रहती है। प्रूफ ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल इन मोस्ट केसेस बिकॉज एवरी टाइम वी डू नॉट गेट अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ आर अप्रोच। कई बार जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको करना, हर बार हमारे पास मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन नहीं होती। एज फजी लॉजिक वर्क्स ऑन प्रिसाइज एज वेल एज इम्प्रिसाइज डेटा, सो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेसी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि ये नहीं है कि उसको बिल्कुल प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन हम देंगे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, कई बार एग्जैक्ट नहीं देते हैं हम और टेढ़े मेढ़े रूल लगा के आंसर निकालने का ट्राई करते हैं, तो उस टाइम पे फिर जो आपकी एक्यूरेसी होती है आंसर की वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। क्योंकि देखो हमारे पास एग्जैक्ट तो इनपुट है ही नहीं ना, हमने तो उसकी काफी सारे कैटेगराइजेशन कर लिया, तो जब हम ऐसे कर लेते हैं इनपुट में तो आउटपुट की भी गारंटी नहीं होती कि एग्जैक्ट आएगा। एप्लीकेशन यानी यूजफुल कहाँ है, इट इज यूज्ड इन एरोस्पेस फील्ड फॉर ऑल्टीट्यूड कंट्रोल ऑफ स्पेसक्राफ्ट एंड सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने में काम आता है। इट हैज बीन यूज्ड इन ऑटोमोटिव सिस्टम फॉर स्पीड कंट्रोल एंड ट्रैफिक कंट्रोल, तो जो आपका ऑटोमोटिव यानी ये जो आपकी व्हीकल्स है उनकी स्पीड कंट्रोल और ट्रैफिक कंट्रोल में यूज होता है। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम एंड पर्सन इवैल्यूएशन इन लार्ज कंपनी बिजनेस, इट हैज एप्लीकेशन इन केमिकल इंडस्ट्री फॉर कंट्रोलिंग द पीएच, ड्राइंग, केमिकल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज होता है। ये मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम जैसे एक्सपर्ट सिस्टम्स है उसमें तो बहुत ज्यादा यूज होता है। न्यूरल नेटवर्क्स के साथ भी ये यूज होता है, यानी कि एज इट मिमिक्स हाउ अ पर्सन वुड मेक डिसीजंस। It is done by aggregation of data and changing it into more meaningful data by forming partial truths as fuzzy sets, मतलब हम जो fuzzy sets बनाते हैं उसके बाद हम न्यूरल नेटवर्क में इसमें काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसके एप्लीकेशन है। अब हम आते हैं इसके ऑपरेशंस पे। तो सबसे पहले आता है भाई, पहले तो देखो कि फजी सेट डिनोट कैसे होता है, पहले वो समझ लो, उसके बाद नीचे से सारे इसके ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। वो बोलते हैं अगर x मान लो मैं एक यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सारी पॉसिबल वैल्यूज है, x मान लो कैपिटल X वो है और स्मॉल x एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उस x का, देन अ फजी सेट A मतलब एक बहुत बड़ा पूल ऑफ वैल्यूज था जिसमें सारी वैल्यूज थी x में और उसमें से एक वैल्यू जो है वो स्मॉल x है। तो अगर मैं एक सेट बना रही हूँ फजी वाला, तो फजी सेट A डिफाइंड ऑन x में बी रिटन एज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो आप उसको फजी सेट है तो देखो ये वाले ब्रैकेट लिखेंगे आपके करली वाले, तो a इक्वल टू आपने करली ब्रैकेट स्टार्ट किया उसके अंदर, क्योंकि देखो वैल्यू क्या है स्मॉल x है ना, तो कॉमा म्यू a, इसका मतलब है कि x जो है वो आपका x को बिलोंग करता है, जहां पे ये x कॉमा म्यू a जो है एक सिंगलटन सेट है आपका। ठीक है, तो और जो ये है ना ये आपका मेंबरशिप फंक्शन है कि इस पे फंक्शन लगेगा। तो इंक्रिप्ट सेट सिंगलटन इज सिंपली द एलिमेंट x इटसेल्फ, इसका मतलब है कि इसमें एक ही एलिमेंट है x। इन फजी सेट सिंगलटन सेट इज देखो जब तुम नॉर्मल सेट बनाते हो तो तुम उसके अंदर बस ब्रैकेट लगा के x लिखते थे, लेकिन जब तुम फजी सेट बनाते हो ना तो तुम इसमें x भी लिख रहे हो और म्यू a ये भी लिख रहे हो। ठीक है, तो सिंगलटन सेट, एक मिनट यहाँ पे ना डियर यहाँ x आना था, सॉरी।
A singleton is also written as mu ax upon x, that is putting, यहाँ पे आप मेंबरशिप फंक्शन, ये आपका मेंबरशिप फंक्शन है कि भाई हम इसके ऊपर, इस एक्स एलिमेंट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। और ये सिंबल से हम बस ये बता रहे हैं कि ये आपका वो एलिमेंट है। तो जैसे मैंने यहाँ बोल दिया यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब आपको ये देखना है कि अगर मान लो आपका एक सेट ए है और दूसरा सेट आपका बी है, आप उन दोनों का यूनियन कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, म्यू ऑफ ए एक्स, ये आपका यूनियन का सिंबल होता है, और म्यू बी एक्स, ठीक है। और तो यूनियन के अंदर होता है क्या है, जो मैक्सिमम होता है ना म्यू एक्स और म्यू बी एक्स का, वो आपका यूनियन में आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होगा कि ये इंटरसेक्शन का सिंबल है आपका, और इसमें होगा क्या कि जो मिनिमम होगा ना, मिनिमम, वो इन दोनों का आएगा। कॉम्प्लीमेंट में अभी ये सारे हम क्वेश्चंस करेंगे तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट की बात अगर हम करें तो कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, एक फजी सेट का, वो एक न्यू फजी सेट बनेगा कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन द यूनिवर्स बट नॉट इन ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही उल्टा होता है, मतलब वन माइनस। कॉम्प्लीमेंट कहता है कि जो भी उस यूनिवर्स एक्स के अंदर, कैपिटल एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे आएंगे, लेकिन जो इस सेट के अंदर होंगे ना ए, वो बस उनको एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। तो इसलिए वन माइनस म्यू ए एक्स। हाइट ऑफ फजी सेट क्या होती है, द हाइट ऑफ फजी सेट इज द हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू ऑफ द मेंबरशिप फंक्शन। तो जो हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू रहेगी उसकी, ठीक है, तो मैक्सिमम वो उसका हाइट हो जाएगी। फजी सेट विद हाइट 1 इज कॉल्ड नॉर्मल फजी सेट। अब फजी सेट ये आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है, ये ध्यान रखना। जिसकी हाइट 1 है वो नॉर्मल फजी सेट है, जिसकी हाइट लेस देन 1 है उसको सब नॉर्मल फजी सेट हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अल्फा कट। अल्फा कट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अल्फा कट क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय ए अल्फा इज द क्रिस्प सेट कंप्राइज्ड ऑफ द एलिमेंट्स एक्स ऑफ अ यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स ए फॉर विच द मेंबरशिप फंक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। अभी के लिए डेफिनेशन समझो, आगे सारे न्यूमेरिकल्स हैं इनके ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर के। अल्फा कट क्या है, इट इज डिनोटेड बाय ए अल्फा, इट इज द क्रिस्प सेट। ये एक सेट होता है कंप्राइज्ड ऑफ द एलिमेंट्स एक्स, स्मॉल एक्स का, ऑफ अ यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स एक्स, मतलब उस एक्स जो डिस्कोर्स था जिसके अंदर सारी वैल्यूज थी, उसमें से कुछ वैल्यूज जो हैं वो उस सेट के अंदर है, फॉर विच द मेंबरशिप ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। मतलब जिसकी भी, जब आप अल्फा वैल्यू पुट करोगे उस सेट में और जो जिनकी भी वैल्यूज उससे ज्यादा आएंगी तो वो उसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। अभी इसका मतलब क्या, वो हम जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं कि हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। पर ये इसकी डेफिनेशंस थी, आपको पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने लिख दी हैं। ये अभी जितने भी क्वेश्चंस डियर हम डिस्कस करेंगे ये आपके नेट पेपर से ही हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वो बोलता है इफ टू, आपके पास दो फजी सेट है, उसने बोला एक सेट ए है और एक सेट बी है, आर गिवन विद मेंबरशिप फंक्शंस म्यू ए एक्स। मतलब ए जो सेट है उसके अंदर ये वैल्यू है 0.2, 0.4, 0.8, 0.5 एंड 0.1, और फिर आपका एक सेट बी है जिसके अंदर 0.1, 0.3, 0.6, 0.3 एंड 0.2 वैल्यू है। फिर वो पूछता है देन द वैल्यू ऑफ, तो देन द वैल्यू ऑफ म्यू ए इंटरसेक्शन बी विल बी। अच्छा, म्यू ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट है तो उसका आपको आंसर बताना है। देखो ए इंटरसेक्शन बी तो आपको मैंने बताया है कि ये क्या है, मिनिमम। इंटरसेक्शन वाला अब हमने क्या पढ़ा था, इंटरसेक्शन में मैंने बोला था कि जो उन दो सेट्स में से जिसकी मिनिमम वैल्यू हो वो आएगा। और फिर मैंने बोल दिया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या पढ़ा था कि जो भी आंसर आए उसको उस 1 में से उसको माइनस कर दो तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हम अब करेंगे कैसे, देखो यहाँ इतनी सारी वैल्यूज है, यहाँ भी इतनी सारी वैल्यूज है, लेकिन अगर आप एक चीज देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं और इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट का फर्स्ट से कंपैरिजन होगा, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का फिफ्थ, ऐसे आपने काम करना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, पहले सेट की पहली वैल्यू और दूसरे सेट की पहली वैल्यू, इन दोनों को आपस में देखा। यहाँ पे क्या है आपका 0.2 और यहाँ पे 0.1, तो 0.2 और 0.1 में से मिनिमम कौन सा है, 0.1, क्योंकि हमें पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट तो ये बोलता है ना दोनों में से जिसका मिनिमम हो, तो इसमें 0.1 है तो आया 0.1। लेकिन मैंने बोला कि भाई अब जो 0.1 आएगा ये इंटरसेक्शन बी के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्योंकि मैंने ऊपर बार लगा रखा है, बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब अब 0.1 जो आया 1 माइनस 0.1 कर दूं तो आंसर क्या बना आपका 0.9। तो ये आपका क्या बन रहा है, पहले वाला ऑप्शन बन रहा है 0.9, लेकिन फिर भी हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद हम आए 0.4 पे और 0.3 पे, तो 0.4 माइनस 0.3 कितना बना आपका, नहीं 0.4 और 0.3 में से आपका मिनिमम क्या रहा, पहले आपको इंटरसेक्शन करना है ना, तो इनमें से आपका मिनिमम रहा 0.3।
और फिर 0.3 को 1 में से माइनस करोगे तो 1 माइनस 0.3 आपका क्या रहेगा 0.7, तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या बना 0.7। ऐसे ही फिर 0.8 और 0.6, छोटा आपका 0.6 है, 0.6 को 1 माइनस करोगे तो 0.4 बनेगा। तो ऐसे करते करते आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कंसिडर अ फजी सेट ए डिफाइंड ऑन द इंटरवल x इक्वल टू 0,10। इसने हमें बता रखा है कि एक इंटरवल दे रखी है इसने हमें 0 से 10 तक की ऑफ इंटीजर्स बाय द मेंबरशिप फंक्शन। तो आपका एक सेट था जो इस इंटरवल से, और हमें उसने मेंबरशिप फंक्शन क्या दे रखा है म्यू ए इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स प्लस 2। अल्फा कट कॉरस्पॉन्डिंग टू अल्फा इक्वल टू 0.5 विल बी। उसने अल्फा की हमें एक वैल्यू दे दी और उसने बोला अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा कट बता। ठीक है, तो उस आपको अल्फा कट में करना क्या है, देखो इसमें हम ये करेंगे, इसने हमें 0 से 10 तक की पॉसिबल लिमिट दी थी ना, तो आप इस मेंबरशिप फंक्शन में पहले x में क्या डालो 0 डालो और 0 के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो म्यू ए 0 इज इक्वल टू 0/0 प्लस 2, तो ये आंसर 0 आएगा। ऐसे ही म्यू इसमें x की वैल्यू 1 डालना, फिर 2 डालना, फिर 3 डालना, और कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास उस फंक्शन को सॉल्व करके कुछ कुछ आंसर आते जाएंगे। आंसर्स आगे, अब जो भी आंसर्स आए, मैंने क्या बोला अल्फा कट की डेफिनेशन जब मैंने आपको बताई थी तो मैंने आपको क्या बताई थी कि इसके अंदर होगा क्या, अल्फा कट बनेगा जो आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी होगी, जो भी उतना सेटिस्फाई करेगा उस अल्फा की वैल्यू तक या उससे ज्यादा, वो सब उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू 0.5 मिल दी उसने, और जब मैंने इस फंक्शन को सॉल्व किया तो अब जितने भी सॉल्यूशन जहां पे भी आंसर 0.5 या 0.5 से ज्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ पे 0.5 आ रहा है, ये किस पे है 2 पे, तो इंक्लूड होगा। 0.6 किस पे आ रहा है 3 पे, 0.66 किस पे आ रहा है 4 पे, क्योंकि ये सब 0.5 या 0.5 से बड़े हैं। ऐसे ये सारे ही आगे, तो 2 से लेकर आगे आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी आपकी क्या कर रही है अल्फा कट आपका फॉर्म कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर आपका ए एंड बी जो है 2 फजी सेट्स है विद मेंबरशिप फंक्शंस म्यू ए, एक ये उसने आपको फंक्शन दे दिया, अगला फंक्शन उसने दे दिया, फिर उसने बोला इनका इंटरसेक्शन निकाल दो। तो इंटरसेक्शन जब आपको पता चल गया मिनिमम निकालना है, तो 0.2 और 0.1 का 0.1। ठीक है, तो 0.1 अब आपकी ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, उसके बाद 0.5 और 0.5 में से 0.5 ही रहेगा, अगेन सेम ऑप्शन, फिर 0.6 और 0.2 में से 0.2। तो बस इतना करते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि आपका आंसर क्या है 3 है। कुछ भी नहीं है, मिनिमम में क्या उन 2 वैल्यूज को देखना है, उसमें से जो कम वाला है वो आपका मिनिमम देगा। अब हम हाइट पे आते हैं। हाइट जो है वो डिफाइन करी गई है सब ऑफ ए एक्स, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, देन द फजी सेट इज कॉल्ड नॉर्मल व्हेन। देखो मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन पढ़ाई थी और मैंने को बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है, तो मैं आपको यहाँ पे सीधा आंसर पढ़ा देती हूँ। देखो हाइट जो होती है ना, इट इज़ द हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू ऑफ द मेंबरशिप फंक्शन। जो उसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकलेगी ना मेंबरशिप फंक्शन की, वो उसकी हाइट निकलेगी। तो फजी सेट अगर हाइट 1 है तो उसको आपको मैंने क्या बोला था, नॉर्मल सेट। अगर मैंने बोला जिसकी हाइट लेस देन 1 है उसको हमने सब नॉर्मल फजी सेट बोला था। तो अगर उसने पूछा कि जिसकी नॉर्मल कब होती है, तो नॉर्मल इस केस में होती है जब हाइट आपकी 1 होती है। ठीक है, तो आपका आंसर जो रहेगा सी रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें बोलता है अगर ए एंड बी आपके 2 फजी सेट्स हैं, ये और ये है, देन द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी, यानी आपको करना क्या है, इनका वो यूनियन निकालना है। ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो अगर हम इसका यूनियन देखें तो यूनियन में होता क्या है, मैक्स होता है ना आपका। तो हम देखते हैं यानी जो दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो हमने देखा 0.6 और 0.9, तो 0.6 और 0.9 में से कौन है, 0.9 बड़ा है तो 0.9 लिया। फिर उसका आपको कॉम्प्लीमेंट करना था। देखो यहाँ मैंने म्यू कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, पिछले क्वेश्चन में ऊपर बार था, तो बात एक ही है। तो अब क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करना है तो फिर 1 में से 0.9 को माइनस करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 0.9 किया तो क्या बना 0.1। तो आपके सी और डी 2 ऑप्शंस बन गए। उसके बाद आया 0.5 और 0.2। 0.5 और 0.2 में से बड़े वाला कौन सा है 0.5। तो 0.5 में से 1 को माइनस करेंगे है, वो तो 1 माइनस 0.5 विल बी 0.5। तो सी और डी दोनों में सेम ऑप्शन आ रहा है, तो अगेन हम यहीं तक चलेंगे। अब ये देखो थर्ड में भी सेम दे रहा है, फोर्थ में भी सेम दे रहा है, लास्ट ऑप्शन में वो चेंज दे रहा है ना। तो अब लास्ट ऑप्शन ही चेक कर लो कि वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 0.8 और 0.5 में बड़ा कौन है 0.8, तो 1 माइनस 0.8 विल बी 0.5।
2, तो आपका आंसर क्या बनेगा सी। हमेशा क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी ट्राई करना है, हमने कौन सा थ्योरी का पेपर देना है, इसलिए आप ऑप्शंस पहले ज़रूर देखिएगा। तो जहाँ पे आपको लगे नीड है चेक करने की वहीं पे चेक करें, सारा सॉल्यूशन हमें करने की नीड नहीं है। अगला वो बोलता है कंसीडर अ फजी सेट ओल्ड एज डिफाइंड। एक सेट है उसका नाम हमने ओल्ड रखा, उसमें अब हमने 2 वैल्यूज डाली 20, 0, 30.2, 40.4, 50.6, 60.8, ठीक है समथिंग। अल्फा कट जो है फॉर अल्फा 0.4 फॉर द ओल्ड विल बी, अब वो अल्फा का सेट पूछ रहा है कि कौन से वाला बनेगा। तो अल्फा सेट में तो वही आएंगे ना जिनकी वैल्यू क्या होगी, पॉइंट उससे ज़्यादा होगी। तो क्लास अगर ये क्वेश्चन देख रहे हो तो इसमें आपका क्या रहेगा, देखो अल्फा, अब ना ये देखो यहाँ पे ये आंसर आया हुआ है और ये उसका मेंबरशिप फंक्शन था। जैसे 0.4 की वैल्यू डाली होगी तो ये आंसर बनना होगा, 0.2 वैल्यू डाली होगी किसी फंक्शन में तो 30 आंसर आया होगा, 0.4 पे ये आंसर आया होगा। तो ऐसे ये देखो जहाँ पे भी मैंने बोला 0.4 वाली वैल्यू आ रही है तो 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1, तो वो ये सारे आंसर थे ना जो हमें दे सकते हैं। तो ये जो 40, 50, 60, 70, 80 ये सारे आंसर आपके सिर्फ डी ऑप्शन में आ रहे हैं। अब आप कहोगे इसमें तो 20 और 30 भी आ रहा है, लेकिन अगर आप इनके ये मेंबरशिप फंक्शन देखोगे तो ये तो 0 और 0 है। तो जब भी आपका कोई फंक्शन ऐसा हो जिसमें 0 वैल्यू हो, तो 0 में तो वैसे कुछ सॉल्व नहीं होता, तो इसलिए उससे होगा क्या, ये इंक्लूडेड माने ही नहीं जाएंगे। तो इसलिए आपका जो आंसर रहेगा वो ये डी रहेगा, क्योंकि 0.4 वाली कंडीशन सिर्फ ये सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे मेंबरशिप फंक्शन जो है 0.4 या उससे हायर वैल्यू आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके क्लास, तो थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं आई फजी सिस्टम पे। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि कंसिडर अ फजी सेट ए डिफाइंड ऑन द इंटरवल x equal to 0, 10 of integers by the membership function mu x equal to x upon x plus 2 and the alpha cut corresponding to alpha equal to 0.5। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन कि अगर उसने आपको एक मेंबरशिप फंक्शन दे रखा है और उसके साथ उसने एक अल्फा कट की वैल्यू दे रखी है और उसने उसके अलावा आपको एक सेट दे रखा है, तो आपको और कुछ नहीं करना। जो इस सेट के पॉसिबल केसेस बनते हैं, जैसे देखो जी आपको पता नहीं क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो सेट थ्योरी में क्लोज्ड ब्रैकेट में पहली और लास्ट वाली इंटरवल जो इंक्लूड होती है, तो 0 से लेकर 10 तक की आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इस फंक्शन की वैल्यूज निकाल लेनी है, म्यू ए 0, म्यू ए 1, म्यू ए 2, ऐसे करते करते, ठीक है। और जो भी वैल्यूज, जितने भी आंसर जो हैं अब आपके 0.5, ठीक है, या उससे ज़्यादा आएंगे, जैसे यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है वो तो नहीं आ रहा, 1/3 जो 0.33 है वो भी नहीं आ रहा, लेकिन आगे जितने भी आंसर्स आपके 0.5 से आएंगे तो वो सारे क्या होंगे, आपके उस सेट में इंक्लूड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर ए एंड बी 2 सेट्स हैं विद मेंबरशिप फंक्शंस ऐसे दे रखे हैं तो उनके इंटरसेक्शन की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो इंटरसेक्शन भी मैंने आपको सिखा दिया था क्या होता है कि 0.2 और 0.1 का इंटरसेक्शन क्या होगा, 0.1, 0.5 और 0.5 का 0.5, 0.6 और 0.2 का 0.2, इस ढंग से मिनिमम वाली वैल्यू। हाइट को वो कैसे डिनोट करता है, हाइट जो होती है नॉर्मल फजी सेट की हमेशा इक्वल टू 1 होती है। अच्छा ये टर्म्स आ रही हैं आप कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आ चुका है। इसमें क्या होता है कि वो डेफिनेशन आपको दे देगा एंड इट इज़ गोइंग टू आस्क कि डेफिनेशन किसकी है, या फिर वो ये वाला कुछ पॉसिबल ऐसा न्यूमेरिकल सा कुछ फॉर्मूला लिख देगा एंड देन दे आर गोइंग टू आस्क कि भाई ये किसकी डेफिनेशन है या किस में यूज़ होता है। तो सपोर्ट जो है आपकी सबसे पहले आती है, सपोर्ट ऑफ अ फजी सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स जो कि बिलोंग करते हैं उस डिस्कोर्स को सच दैट म्यू ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। यानी जब भी आप मेंबरशिप फंक्शन को डालेंगे और अगर उस मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, ये मेंबरशिप फंक्शन हो गया ना कि आपने उस फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू डाली, मान लो 2 डाली और जो आंसर आया वो 0 से बड़ा होकर आया, तो जब ऐसा होगा तो वो जो आपने वैल्यू डाली होगी वो उसमें इंक्लूड हो जाएगी, मतलब सेट में बनता जाएगा वो पॉइंट्स, ठीक है। तो जब भी आपका पॉसिबल आंसर मेंबरशिप फंक्शन में 0 से बड़ा आएगा तो वो सपोर्ट का पार्ट बनता जाएगा, सपोर्ट का, ठीक है। कोर ऑफ अ फजी सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स इन एक्स सच दैट म्यू ए इज इक्वल टू 1। अगर फंक्शन निकालने के बाद जब आंसर 1 आ रहा है तो वो जिस वैल्यू पे 1 आ रहा है वो क्या होगा, वो आपका कोर होगा। नॉर्मैलिटी क्या होती है, फजी सेट ए इज अ नॉर्मल ऑफ इट्स कोर इज नॉन एम्प्टी। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑलवेज फाइंड अ पॉइंट सच दैट म्यू एक्स इज इक्वल टू 1। नॉर्मैलिटी में क्या है कि वो कहते हैं बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं कि हम फाइंड कर सकते हैं जिसपे 1 आता हो, तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा ही, तो वो जो पॉइंट होगा वो आपका 1 बन जाएगा।
क्रॉस ओवर पॉइंट क्या होता है? ऑफ अ फजी सेट इज अ पॉइंट x बिलोंग टू x एट विच म्यू ए x इज इक्वल टू 0.5। तो जब आपका वैल्यू डाल के आंसर 0.5 आई जिस पे, वो आपका क्रॉस ओवर पॉइंट होगा। फजी सिंगलटन में क्या होगा? फजी सेट हु सपोर्ट इज अ सिंगल पॉइंट इन x विद म्यू ए इक्वल टू 1 इज कॉल्ड फजी सिंगलटन सेट। तो फजी सिंगलटन सेट क्या है? जिसका सपोर्ट जो है वो 1 आ रही है, ठीक है, जिस पॉइंट पे आ रही है वो आपका फजी सिंगलटन सेट होगा। आप इसमें वैल्यू नहीं ढूंढोगे, आप कहोगे कि हाँ भाई क्योंकि इसके अंदर सपोर्ट की वैल्यू 1 आ रही है तो ये कैसा सेट है? फजी सिंगलटन है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसमें हम यस बता रहे हैं कि यस इट इज फजी सिंगलटन। अल्फा कट आपको समझ आ ही गया होगा, एक ऐसी वैल्यू जिसपे जहाँ पे वैल्यू जब मेंबर फिर फंक्शन में डालो तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा है, तो वो आपके अल्फा कट है। स्ट्रॉन्ग अल्फा कट कहता है कि भाई इक्वल टू की कंडीशन हटा दो। जब आपकी वैल्यू हमेशा अल्फा से ज़्यादा आएगी जिन पे, वो आपके स्ट्रॉन्ग अल्फा कट को वो उसके अंदर आते जाएंगे, वो वाला सेट आपका बनता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में आपसे अल्फा कट की जगह स्ट्रॉन्ग अल्फा कट पूछ लेते हैं, तो उस केस में आपको फिर ये करना होगा। अब ये वाला क्वेश्चन हर साल आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई। वो इसमें बोलता है आर एंड एस को आप दो फजी सेट्स बना रखे हैं, उसमें x1 y1 x2 y2। ये देखो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में, और ऐसे ही आपका एक सेट है जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में है। ये 2x2 की फॉर्म में है, 2x3 की फॉर्म में है। तो उसने बोला है कि अब इससे आपको देखो ये एक्स वाई है और ये वाई जेड करके है, तो उसने बोला है कि आपको मैक्स मिन कॉम्पोजिशन यूज करके ना एक्स के एलिमेंट्स को जेड के साथ क्या करना है? लिंक करना है, ठीक है। मैक्स मिन कॉम्पोजिशन है तो उसने मैक्स पहले दिया, मिन बाद में दिया। तो जब आप इसको करेंगे तो पहले आप मिन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे क्योंकि वो इनवर्ड आ रहा है, और बाद में आप मैक्स का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। और करना कुछ भी नहीं है, आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आती है तो बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाते जाना और आपका सेट बनता जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मुझे x1 z1 चाहिए, तो x1 z1 आपका कैसे बनता था? दिस इंटू दिस। जब मल्टीप्लिकेशन करते थे तब तो आप ऐसे करते थे ना, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, मतलब x1 y1 और दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करते थे। तो बस अब हम वही करने वाले हैं, लेकिन अब हम प्लस नहीं लगाएंगे, बीच में कॉमा लगाएंगे। और जैसे तो हम लिखेंगे 0.7 और 0.9, ये वाली, ये दो वैल्यूज़ का पहले मैंने मिनिमम निकालना है, और जो ये 0.5 और 0.1 था इनका मैंने मिनिमम निकालना है, और जो आपका आंसर आएगा उसका मैंने मैक्सिमम निकालना है। तो इनका मिनिमम 0.7 रहा, इनका मिनिमम 0.1 रहा, और इनका मैक्सिमम 0.7 रहा। तो मेरा जो मैट्रिक्स बन रहा है x1 z1, उसका जो पहला पॉइंट है x1 z1 का मुझे मिल गया, वो है 0.7। फिर आता है आपका x1 z2 निकालना है, तो उसके लिए आपका देखो क्या क्या बनेगा x1 z2 के लिए। दिस, क्योंकि देखो आपने इसको रिलेट करना है इससे, तो दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, x1 0.7, 0.6 और 0.5 और 0.7। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको मैथ्स में आती होगी, ठीक है। तो बस उनका आपने मिनिमम निकाल लिया दोनों का, और फिर आपने उनका मैक्सिमम कर दिया। ऐसे ही x1 z3, तो दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, तो 0.7 इंटू 0.2 एंड 0.5 इंटू 0.5, तो x1 z3। ऐसे ही x2 z1 निकालना, x2 z2 और x3 z3 निकालना, और बस अपना मैट्रिक्स जो है वो बना देना, आपका आंसर आ गया। आपको जो चीज़ ध्यान रखने वाली है ना वो ये है कि उसने मिन मैक्स बोला है या मैक्स मिन बोला है। बाकी तो आपको सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन अगर उसने जैसे मैक्स मिन बोला है तो पहले इंटरनली आपको मिन ऑपरेशन लगाना है, बाद में उसका मैक्स करना है। अगर यहीं पे मैं मिन मैक्स कर देती ना, तो पहले यहाँ आप मैक्सिमम निकालते और फिर आप उसका मिनिमम करते। तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी while solving this question। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो उसने ये बोला, लेट ए बी अ सेट ऑफ कंफर्टेबल हाउसेस गिवन एज ए x1 अपॉन 0.8, x2 अपॉन 0.9, x3 अपॉन 0.1 एंड x4 अपॉन 0.7। तो एंड एक अफोर्डेबल हाउसेज है, वो ये सेट है। तो कंफर्टेबल और अफोर्डेबल हाउस का सेट क्या होगा? अब क्योंकि उसने बीच में एंड लिखा है, इसका मतलब बोथ दी कंडीशंस शुड बी ट्रू, यानी आपका ये बनेगा इंटरसेक्शन ऑपरेटर। तो बस x1 और इसका जब इंटरसेक्शन करोगे तो छोटी वाली वैल्यू कौन सी है? 0.8, तो x1 अपॉन 0.8 आ गया। नेक्स्ट 2 में छोटी वाली कौन सी है? 0.8, तो x2 अपॉन 0.8। नेक्स्ट 3 में छोटे वाली 0.1, तो x3 अपॉन 0.1, और x4 में छोटे वाली 0.2, तो ये आपका सेट बन गया,
ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टेकन इन डिजाइनिंग अ फजी लॉजिक मशीन। हमेशा याद रखना, सबसे पहले आप फजीफिकेशन करते हो, फिर रूल की इवैल्यूएशन करते हो और उसके बाद उसका डीफसिफिकेशन करते हो। तो जब भी आप फजी लॉजिक मशीन में काम करोगे तो ये उसके स्टेप्स रहेंगे। अगला आता है डियर आपका, सपोर्ट एक फजी सिस्टम सेट था, आपको दिया गया था विद अ यूनिवर्सल सेट इज गिवन, जहाँ पे ये एक सेट दिया। सपोज अ फजी सेट गिवन बिलो विद इन अ यूनिवर्सल सेट एक्स, एक एक्स सेट है, उसके आपने ये फजी सेट बनाया है, ठीक है। तो इसकी सपोर्ट क्या निकलेगी, सॉरी ये सपोज नहीं था, सपोर्ट था, तो इसकी आपकी सपोर्ट क्या निकलेगी। तो देखो सपोर्ट होती क्या है, मैंने आपको सिखाया था कि जब आप एक मेंबरशिप फंक्शन में, या डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी कि जब आप मेंबरशिप फंक्शन में वैल्यूज़ डालते हो और वैल्यूज़ डालने के बाद जितने भी ऐसी वैल्यूज़ आती हैं, पॉइंट्स आते हैं जिन पे आंसर जो है 0 से बड़ा है, तो वो सारे सपोर्ट का पार्ट बन जाते हैं। तो बस यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में करनी है। देखो हुआ क्या, जिसमें 0.2 डाला, 0.2, 0.15, 0.9, 0.95, 0.15, कुछ ना कुछ आपका वैल्यू आ रखी है ना। कोई भी मेंबरशिप की वैल्यू 0 तो नहीं आ रही, 0 से बड़ी आ रही है सबकी, क्योंकि सबकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, इसलिए ये जो कॉरस्पॉन्डिंग आपकी x1, x2, x3, x4, x5 हैं, तो ये सारी आपकी किसकी वैल्यू पार्ट बन जाएंगी, सपोर्ट का बन जाएंगी। तो इसमें यही बोल रहा है, सपोर्ट होता है क्या, इज द क्रिस्प सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैविंग नॉन जीरो मेंबरशिप ग्रेड्स। तो यहाँ पे मेंबरशिप जो आपकी ग्रेड्स हैं, वैल्यूज जो आप डालते हो, वो सबकी क्या है, 0 से बड़ी है, इसलिए ये सारा क्या है आपका पार्ट हो जाएगा किसका, सपोर्ट का। तो सेट आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, सपोर्ट ऑफ ए इज दिस। ओके, लास्ट अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपका न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। उसमें ये बोलता है, कंसिडर कर लिए एक सिंगल परसेप्ट्रॉन with weights as given in the following figure. The perception, देखो परसेप्शन को आप परसेप्ट्रॉन भी बोल सकते हो, दोनों एक ही है। तो वो क्या सॉल्व कर सकता है, ऑप्शंस आपके ये गिवन थे पेपर में, और एंड एक्सॉर या फिर सब कुछ और। परसेप्ट्रॉन का मॉडल करता क्या है, आपने उसको कुछ इनपुट दिए होते हैं, यहाँ पे इनपुट देने के बाद यहाँ पे ये इसके वेट्स होते हैं, ठीक है। हर जो इनपुट आपने दिया है वो उसके वेट से मल्टीप्लाई होता है, फिर ये वेट्स, और फिर जो है कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ इवैल्यूएशन होगी जो आपको फाइंड करना है कि ये कर क्या रहा है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको FT यानी कि जो आपका आंसर है वो आपको मिलेगा। तो अभी के लिए उसने आपको क्या बताया है कि 1 आपका इनपुट है तो -1.5 उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट है, x आपका इनपुट है तो 1 वेट है, y आपका इनपुट है तो 1 उसका वेट है। कुछ ऑपरेशन वो कौन सा कर सकता है इन चारों में से कि वो आपको आंसर देगा, और आंसर के लिए उसने ये बोला है कि 1 मिलता है जब भी t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और 0 देता है जब भी t लेस देन इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं। देखो उसने में एंड और एक्सॉर का पूछा है ना, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ये करते क्या है। देखो एंड ऑपरेशन क्या बोलता है कि जब दोनों इनपुट आपके ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा, और क्या बोलता है कोई एक भी इनपुट अगर आपका ट्रू होगा तो वो आपका ट्रू हो जाएगा। एंड एक्सॉर क्या बोलता है कि जब एक फॉल्स और एक ट्रू होगा, इन दैट केस आपका ट्रू होगा, अगर दोनों सेम इनपुट दोगे तो वो फॉल्स होगा। इतना आपको पता है। तो अभी हम कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं कि हम इसको परसेप्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है। पहले एक्चुअली मैं आपको वो समझा रही हूँ प्रॉपर भाषा में। तो परसेप्ट्रॉन एक लीनियर सेपरेबिलिटी है। लीनियर सेपरेबिलिटी का मतलब है कि आप एक ऐसी लाइन बना सकते हो जो कि दो पार्ट्स को डिवाइड कर देगी, दैट कैन सेपरेट पॉइंट्स, दोज हैव जीरो आंसर ऑन वन साइड एंड अदर्स ऑन अदर साइड। मतलब जिनका आंसर 0 होगा वो एक साइड पे आ जाएंगे और जिनका आंसर 1 होगा वो दूसरी साइड पे आ जाएंगे। तो अगर हम एंड का केस देखें तो एंड के केस में देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 0 1 1 0 0 0 पे यहाँ है, 0 1 पे कहाँ है, 0 1 ये रहा, 1 0 ये रहा, 1 1 ये रहा। देखो 1 1 पे आपको पता है आंसर 1 आता है और बाकी 3 केसेस में आपका आंसर 0 आता है। तो मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ ऐसे, और जैसे मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ तो 1 वाला आंसर इधर चला गया, 0 वाला इधर चले गए। लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो मतलब ये एक परसेप्ट्रॉन में आ सकता है। उसके बाद अगर हम और का केस करें तो और के केस में क्या होता है, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1 आपने ड्रॉ कर लिया। 0 0 के केस में आपका आंसर 0 आता है, बाकी सबके केस में आपका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो अगेन आप एक ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर हम एक्सॉर की बात करें तो एक्सॉर के केस में क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1।
अब इस केस में क्या है, जहाँ मैंने स्टार बना रखे हैं इन दो केसेस में तो आपका 1 आंसर आता है और इन दो केसेस में आपका 0 आता है, तो इसमें तो आप कोई लाइन ऐसी बना ही नहीं सकते, तो ये तो आपका आंसर सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो यानी आपका आंसर जो था वो एंड या और में से आएगा, जो कि एक परसेप्ट्रॉन बना सके, क्योंकि परसेप्ट्रॉन का काम ही क्या है कि एक लाइन बनाना और उसमें से हम आंसर जो है दूसरी दो पार्ट रीजन्स में डिवीजन कर सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन, वो था सिंपल परसेप्ट्रॉन का मीनिंग, लेकिन अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो क्वेश्चन में हमको ये करना था कि इसको करेंगे कैसे, क्या कौन सा ऑपरेशन ये सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स और तो कैंसिल हो गया क्योंकि परसेप्ट्रॉन की कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं करता, पर एंड एंड और करते हैं। तो मैंने बोला था कि आप इनको मल्टीप्लाई करते हो और फिर ऐड करते हो, वही बोला था ना मैंने, तो हम वही करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। अब मैंने बोला एफ टी इज इक्वल टू, आउटपुट क्या है 1 इंटू माइनस 1.5, देखो ये था ना, एफ टी इज इक्वल टू, क्योंकि एफ टी आंसर है तो वो कब बनेगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी एक्स इंटू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इससे आपके फंक्शन की कुछ आंसर आ जाएगा एफ टी, यानी आपका ये फंक्शन बन गया सॉल्व करके। अब आप इसमें केसेस डालिए, केसेस कौन से, x0 y0 x0 y1, ठीक है। तो पहला केस मैंने डाला कि जब मेरा x और y दोनों 0 है, तो जब मेरा x और y दोनों 0 है तो एफ टी की वैल्यू क्या बनी माइनस 1.5। जब मैंने केस 2 डाला x0 y1 तो इसकी माइनस 0.5, केस 3 डाला 1 0 तो आया माइनस 0.5, और x1 y1 जब मैंने डाला तो सॉल्व करके ये फंक्शन ने आंसर दिया 0.5। ये मेरे पास एफ टी की वैल्यू आई। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी आपने क्या पढ़ा है, एफ टी क्या है, अगर टी की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा 1, और अगर टी की वैल्यू 0 से कम है तो उस केस में आपका क्या आंसर बनेगा 0। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब आपका, क्योंकि जितने भी जो 1 था, यानी जब 0 से बड़ी होगी तो यहाँ पे 0 से बड़ी है तो आंसर क्या बना 1। बाकी तीनों केसेस में क्या है, वैल्यू 0 से कम है, नेगेटिव वैल्यू जा रही है ना, तो उस केस में आपका आंसर क्या बनेगा 0। तो 0 0 0 1। अब अगर हम 0 0 0 1 का पैटर्न मैच करके देखें तो 0 0 0 1 कौन से वाला आपका सॉल्व करता है, ये वाला करता है ना, एंड ऑपरेटर को। तो आपका जो प्रॉब्लम है ये किसका है, एंड प्रॉब्लम को ये सॉर्ट आउट करेगा। क्या किया हमने, सबसे पहले उनको मल्टीप्लाई कर लिया वेट्स को, एक इक्वेशन बना ली, इक्वेशन बनाने के बाद केसेस डाल दिए, केसेस डालने के बाद हमारे पास कुछ आंसर है, आंसर लिखने के बाद मैंने भाई कंडीशन देखी, कंडीशन क्या बोलती है मेरी कि अगर आप एफ टी क्या बनेगा, अगर टी की वैल्यू 0 है या उससे कम है तो आंसर 0 बन जाए। तो इन सारे केसेस में आंसर नेगेटिव में है तो ये 0 बन गया, और जब भी आपके 0 से बड़ा हो तो उसको 1 बना दो। तो ऐसे केस, तो ये फिर आपका एंड की ट्रुथ टेबल बनी ना, तो यानी कि ये क्या है, एंड प्रॉब्लम का आपका सॉल्व करेगा। तो क्लास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एआई के पेपर में, जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नेक्स्ट पार्ट डेफिनेटली देखना जो किसी और सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए आएगा। तो आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू।